नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की आज जन्म शताब्दी है। एक दिन पहले ही उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। 1924 में उनका जन्म हुआ था। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के समस्तीपुर स्थित उनके गांव में खुशियों का माहौल है। वे एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। पीएम मोदी ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस विशेष अवसर पर उनकी सरकार को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है। पीएम ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पर आधारित एक लेख अखबारों में लिखा है और कहा है कि भारतीय समाज और राजनीति पर उन्होंने अविस्मरणीय छाप छोड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि कर्पूरी ठाकुर श्रमिक वर्ग, मजदूर, छोटे किसानों और युवाओं के संघर्ष के सशक्त आवाज बने। उन्होंने गरीबों को शिक्षा मुहैया कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम ने कहा है कि पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि उनकी सरकार निरंतर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है और ये उनकी नीतियों और योजनाओं में भी दिखाई देता है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्षों पुरानी उनकी मांग पूरी हो गई। इससे दलितों, वंचितों और उपेक्षित वर्गों के बीच सकारात्मक भाव पैदा होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत सरकार के इस निर्णय पर कहा है कि ये कर्पूरी ठाकुर के अथक संघर्षों को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है। वे जीवन पर्यंत पिछड़ों, दलितों, गरीबों और किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वो कर्पूरी ठाकुर की लोकसभा सीट उजियारपुर का वो पिछले 10 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह सम्मान और गौरव का विषय है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद केंद्र सरकार ने डर के कारण ये फैसला लिया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, बिहार के लिए खुशी का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर गणतंत्र दिवस समारोह के एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कैडेटों, झांकी कलाकारों, जनजातीय अतिथियों से मिलेंगे। इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर विकसित भारत की तस्वीर नजर आएगी। लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। विशेष अतिथियों में आम जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति और सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े लोग शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले कुछ दिनों में असम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कथित सुरक्षा मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोप में असम में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार समेत अन्य नेताओं पर एफआईआर दर्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के जोराबाट में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की। गुवाहाटी की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे। असम के सीएम ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि ये एक शांतिपूर्ण राज्य है। ऐसी नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। आगामी लोकसभा चुनाव पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि इस बार चुनाव ममता बनर्जी की दया पर नहीं लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए एनसीपी विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पश्चिम बंगाल के राशन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी की है। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के तत्कालीन उप मुख्य अभियंता और एक निजी कंपनी सहित 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने असम, त्रिपुरा, मणिपुर और दिल्ली में 16 जगहों पर आरोपियों के परिसरों पर तलाशी ली। इस तलाशी में संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। 8,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। कल व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उन्होंने हवाई सर्वे भी किया था। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों से अपील की है कि वे 2 सप्ताह बाद अयोध्या में अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को अयोध्या में स्थिति पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा है कि कल के मुकाबले भीड़ प्रबंधन के लिए कतार प्रणाली में सुधार किया गया है। राम मंदिर के बाहर भीड़ पर नियंत्रण के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए हर तरह की व्यवस्था कर रहा है और स्थिति नियंत्रण में है। अयोध्या धाम में आए तीर्थ यात्रियों के लिए पूरी नगरी में जगह जगह लंगर लगाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार यहां लोगों को भोजन कराया जा रहा है। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर में थाईकार उत्सव में बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। प्रयागराज में कल से माघ मेला शुरू होगा। इसके लिए संगम के आसपास जोरदार तैयारियां की गई हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु कल्पवास के लिए बड़ी संख्या में संगम पहुंचेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी आज शाम हैदराबाद के गोलकुंडा किले में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। चेन्नई में पर्यावरण विभाग ने ओशियन क्लीनिंग अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है, जिससे पानी में मौजूद प्लास्टिक के कचरे को बाहर निकाला जा सके। महासागर सफाई अभियान में स्थानीय 3 बच्चों ने नालंकराई से लेकर मरीना तक पानी की सफाई की। अभियान की थीम स्विम फॉर ओशियन, स्विम टू सेव ओशियन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब समेत उत्तर पश्चिम भारत में एक दिन की मामूली राहत के बाद गलन वाली ठंड फिर बढ़ गई है। रात और सुबह के समय कई जगह काफी घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी शीतलहर चल रही है और कोहरा छाया हुआ है। अगले 3 से 4 दिन ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। दिल्ली आने और यहां से जाने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इससे यात्रियों को ट्रेनों के लिए घंटों इंतजार करते हुए देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ठंड, शीतलहर और कोहरे के चलते आज जिले के 8वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तरी मध्य प्रदेश में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। बिहार में आज कोहरे को लेकर कई हिस्सों में ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट है। बीते 24 घंटे में यहां के 13 शहरों में कोल्ड डे की स्थिति रही। हरियाणा के करनाल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे महाराष्ट्र में राजकीय अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। डेनिस फ्रांसिस आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। भारतीय वैश्विक परिषद में बहुपक्षवाद और शांति, समृद्धि, प्रगति और संवहनीयता पर व्याख्यान भी देंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की 200 से अधिक परियोजनाओं की पहचान की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता रोपवे को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाना और रोपवे नेटवर्क विकसित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। नाइजीरिया के अबुजा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नाइजीरिया भारत व्यापार परिषद को संबोधित किया और कहा कि दोनों देशों के बीच लगभग 13 से 15 अरब डॉलर के व्यापार का रिश्ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संभावना जताई है कि भारत नाइजीरिया के बीच अभी और स्तरों पर व्यापार और सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। और कल की भारी गिरावट के बाद आज जोरदार खरीदारी के कारण शेयर बाजार में लौटी रौनक। रेलवे और बैंक के शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स आज 446.95 अंक उछलकर 70,817 अंक के पार कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 69 अंक चढ़कर 21,373 पर कारोबार करता नजर आया।
सोने चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। सोने का वायदा भाव 62,000 और चांदी का वायदा भाव 71,000 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार में रुपया सपाट रुख के साथ खुला और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे बढ़कर 83.14 पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपए और 1 लीटर डीजल का भाव 89.62 रुपए है। सीबीडीटी के अनुसार पिछले 10 वर्ष में आईटीआर भरने वालों की संख्या में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है। ओएनजीसी ने अपने गैस कारोबार और हरित हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए एक नई सब्सिडरी कंपनी बनाने का फैसला किया है। सेबी ने प्रमोटर्स को इस बात की मंजूरी दे दी है कि वे एम्प्लॉइज को एनएसई बीएसई यानी स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए भी ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर बेच सकेंगे। सेबी के अनुसार शेयर ऑफर करने का रास्ता मौजूदा आउटसाइड द एक्सचेंज मैकेनिज्म के अलावा होगा। कुछ शेयर एम्प्लॉइज के लिए आरक्षित होने चाहिए और इस कैटेगरी के तहत अधिकतम 5 लाख रुपए की बोली लग सकेगी। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 में पिछले साल के समान महीने की तुलना में ज्यादा माल ढुलाई की है। महामारी के बाद 1 महीने को छोड़कर इस महीने में सर्वाधिक कमाई की है। एक दिन पहले की ऐतिहासिक गिरावट के बाद आज जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के शेयरों में रिकवरी आई। शेयर 5% से ज्यादा चढ़कर 168 रुपए के भाव पर पहुंच गया। दक्षिण कोरियाई ब्रांड सैमसंग ने प्रतिस्पर्धा में आगे निकल रहा है। इसने मुंबई में अपना प्रीमियम स्टोर सैमसंग बीकेसी खोलने की घोषणा की है। सैमसंग का स्टोर एप्पल बीकेसी पांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से केवल 2 किलोमीटर दूर है, जो साल 2023 में स्मार्टफोन क्षेत्र के दिग्गज द्वारा खोला गया पहला स्टोर है। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का परिचालन 2 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है। एचडीएफसी बैंक देश में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला सबसे बड़ा बैंक है। देश में कई बड़े बैंकों ने जनवरी 2024 में एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में इजाफा या बदलाव किया है। फिनटेक के लिए स्वनियामक संगठन की सदस्यता को प्रोत्साहित करने के लिए देश के संघ कंपनियों के बीच सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित करने के तरीके तलाश रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प इस साल 3 नए इलेक्ट्रिक वाहन पेश करेगी। मध्यम श्रेणी, किफायती श्रेणी और बिजनेस टू बिजनेस श्रेणी में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में उतारेगी। हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजार में बजट सेगमेंट में अपनी नई बाइक हीरो एक्सट्रीम 125R को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है। OnePlus 12 स्मार्टफोन सीरीज और बड्स 3 भारत में लॉन्च हुआ। स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX 890 कैमरा है। शुरुआती कीमत इसकी 40,000 रुपए है। ChatGPT बनाने वाली कंपनी ओपन AI ने अपने एक बॉट डेवलपर के अकाउंट को सस्पेंड कर उसे बैन कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप न्यू हैम्पशायर से रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव जीत गए हैं। ट्रंप को 11 डेलीगेट्स मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी निक्की हैली को 8 डेलीगेट्स मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिद्वंदी निक्की हैली को इस परिणाम से बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने इससे पहले निक्की हैली को उपराष्ट्रपति बनाने से इनकार कर दिया था। दक्षिण कोरिया ने एक बार फिर दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने अपने पश्चिमी तट से समुद्र की ओर आज कई क्रूज मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उनकी और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां उत्तर कोरिया द्वारा दागी गई इन मिसाइलों का विश्लेषण कर रही है। स्वीडन का नाटो में शामिल होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। तुर्की की संसद में 287 ने पक्ष में जबकि 55 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। नाटो महासचिव ने तुर्की के कदम का स्वागत किया और कहा कि वह हंगरी से भी उम्मीद करते हैं कि वह जल्द से जल्द अपनी मंजूरी दे। दक्षिणी अमेरिका के पेरू में हुई तेज बारिश के बाद घरों में पानी भर गया। हुआनुको और अरेक्विपा के इलाकों में बारिश का सबसे ज्यादा असर पड़ा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल के रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रोहन एब्डेन की जोड़ी ने अर्जेंटीना की जोड़ी को 6-4, 7-6 के अंतर से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग में यूक्रेन की डायना यास्ट्रेम्बस्का ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। दूसरी वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आईसीसी ने साल 2023 की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम की घोषणा कर दी है। आईसीसी ने इस टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी है। टीम में भारत के 6 खिलाड़ी हैं।
ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान पैट कमिंस को आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम में जगह नहीं मिली है। प्लेइंग 11 में पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों का कोई खिलाड़ी नहीं है। महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन की शुरुआत 23 फरवरी से होगी। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 17 मार्च को खेला जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में खेले गए एक बेहद रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया। एएफसी एशियन कप में भारतीय फुटबॉल टीम को सीरिया के हाथों 0-1 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। भारत और सीरिया के खिलाफ मैच में एकमात्र गोल सीरिया की ओर से उमर खरीबिन ने किया। ताजिकिस्तान की टीम एशियन कप फुटबॉल के अंतिम 16 में पहुंच गई है। टीम ने यह कामयाबी लेबनान की टीम को 2-1 से हराकर हासिल की। चेल्सी ने ईएफएल कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल के दूसरे लेग में चेल्सी ने मिडिलस्ब्रो को 6-1 से हराकर खिताबी मैच में प्रवेश किया। मुकाबले में 15वें मिनट में ही मिडिलस्ब्रो के जॉनी हाउसन ने आत्मघाती गोल करके चेल्सी को बढ़त दिला दी। ऑस्कर्स 2024 को नॉमिनीज की लिस्ट जारी की गई है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए 5 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया है, जिनमें से एक भारतीय फिल्म टू किल अ टाइगर भी शामिल है। ऑस्कर 2024 की रेस में 12वीं फेल और डंकी जैसी बॉलीवुड की फिल्में भी हैं। 96वां ऑस्कर रविवार 10 मार्च को होगा। अक्षय ओबेरॉय पीकू की रिलीज के 7 साल बाद दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म फाइटर में नजर आने वाले हैं। जूनियर एनटीआर इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म दीवारा को लेकर चर्चा में है। फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के नए पोस्टर में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक्शन से भरपूर बैकग्राउंड के बीच मशीन गन से फायर करते हुए दिख रहे हैं। हॉलीवुड अभिनेत्री सोफिया वर्गारा ने मैग्नीलो से अपने अलगाव के बारे में खुलकर बात की। इस जोड़ी ने पिछले साल तलाक की घोषणा की थी। सुष्मिता सेन की चर्चित वेब सीरीज आर्या 3 अंतिम वॉर का ट्रेलर जारी हो गया है। इसमें सुष्मिता सेन शेरनी जैसे तेवर दिखाती नजर आई हैं। 10 नवंबर साल 2023 में रिलीज हुई द मार्वल्स ऑफिशियली अब तक की सबसे कम कमाई करने वाली एमसीयू फिल्म हो गई है। वर्ल्ड वाइड 205 मिलियन का कलेक्शन किया है। टॉम क्रूज की 2022 में आई टॉप गन मैवरिक ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था। अब मेकर्स इसका सिक्वल बना रहे हैं। हॉलीवुड अभिनेता एलेक बॉल्डविन फिल्म रस्ट के सेट पर गोली चलाने के मामले को लेकर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। एलेक बॉल्डविन पर सिनेमेटोग्राफर की हत्या का आरोप है। सिंगर टेलर स्विफ्ट का पीछा करने के कारण एक शख्स को 20 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। अब एक बार फिर से उसे टेलर स्विफ्ट के अपार्टमेंट के पास से पकड़ा गया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।